हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, श्रीमान सच्चिदानंद जोशी जी, और आज जिनके कारण हम सब लोग एकत्रित आए हैं, ऐसे हमारे सबके सुपरिचित श्री अनंत विजय जी, आज प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी, पीयूष जी और आप सभी को नमस्कार। वैसे दिल्ली में पुस्तक प्रकाशन लगातार होते हैं और कई विषयों पर लगातार कई लोग लिखते रहते हैं, परंतु विशेष विषय को लेकर और जो सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो, मुझे लगता है कि भारत में हर परिवार में इस बात में लगातार चर्चा और चिंता रहती है कि हम अगले पीढ़ी को सही दिशा में कैसे ले जाएं, और उसमें पूरक बात कौन सी होगी और उसमें बाधा किस बात से आ सकती है, इसकी चिंता लगातार रहती है। तो मुझे लगता है कि अनंत जी ने अपने पुस्तक में इसी चिंता को ठीक से छुआ है। उनके पहले जो उन्होंने कुछ लेख लिखे थे उनको भी पढ़ने का कुछ मौका मिला था, लेकिन इन्होंने उस लेखों को भी इसमें परिष्कृत कर दिया है और विषयों को बिल्कुल समसामयिक रूप में बना दिया है, और उनकी जो शैली लेखन में रहती है उसका अनुभव हमको इस किताब में भी आता है। तो मुझे लगता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर और उन्होंने जो लेखन किया है वो हम सब के लिए बहुत उपयोगी होगा। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी लोग आजकल, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में हैं और इसीलिए अपने विचार हर कोई व्यक्त करता है और करना भी चाहिए, हम लोकतंत्र में है, हर एक को ये अधिकार है। और मुझे लगता है कि हमारा लोकतंत्र केवल वोट देने के लिए या देखने के लिए नहीं है या सुनने के लिए नहीं है, तो सहभाग होने के लिए है। और इसीलिए देश समाज से जुड़ी हुई हर बात में लोगों को सहभागी होना चाहिए। जितने लोग सहभागी होंगे उतना अच्छा ही है। अभी संयोग से अपने संविधान को जब हमने लिया, उसका भी 75वां वर्ष प्रारंभ हो गया इस 26 जनवरी से, और इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बातें मूलभूत रूप में संविधान ने हमारे सामने रखी, या हमारे स्वाधीनता जो सेनानी थे या जिन लोगों ने हमारे देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया, उन लोगों ने जो अपने भारत की कल्पना रखी, वो भारत की कल्पना के अनुसार हम लोग भारत को बनाए, उस दिशा में हम आगे बढ़े। और ये काम केवल सरकारों का नहीं, तो ये काम, क्योंकि ये लोकतंत्र है, तो समाज के हर व्यक्ति का है, हर परिवार का है। और इसलिए इस चर्चा में सबका सहभागी होना अपेक्षित भी है। लेकिन एक कंडीशन है, जैसे आजकल होता है ना, एक अंडरलाइन कंडीशन है उसमें, कि आप थोड़ा सोचकर, थोड़ा पढ़कर, थोड़ा समझकर, थोड़े विषयों के सारे पक्ष को देखकर फिर उस चर्चा में जाएं, और उससे ये चर्चा अच्छी होगी। और लगातार मुझे लगता है पार्लियामेंट में भी लोग प्रयास करते रहते कि थोड़ी चर्चा उस दिशा में ही जाए, अच्छी दिशा में, फिर भी हम लोग देखते रहते हैं। तो अपेक्षा ये है कि चर्चा एक सही दिशा में सकारात्मक चर्चा हो। जितनी सकारात्मक चर्चा होगी तो मुझे लगता है हम, क्योंकि इसमें मुझे लगता है पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। ये ऐसे विषय है कि जिन विषयों में पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, इन विषयों में एक ही चिंता होनी चाहिए कि हम अपने धर्म संस्कृति के अनुसार, जिसमें लोक कल्याण भी अपेक्षित है, उसके अनुसार हम बातों का निर्माण करें। वो कोई भी बात हो जिसमें मनोरंजन भी आता है, और इस दिशा में अलग अलग विचार चिंतन हो सकता है, लेकिन उसकी दिशा यही हो सकती है कि हम अच्छा कैसे बना ले इसको। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये पुस्तक जो है
ये निश्चित रूप से सभी को मदद करेगी। जो भी इस सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए ये पुस्तक मदद करेगी, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, मुझे लगता है कि मतलब आपने सभी सीरियल्स देखी है क्या? सारी, बहुत सारी, क्योंकि इसमें इतने सीरियल के नाम है। मैं सीरियल को काउंट कर रहा था कि अगर ये हर एक सीरियल देखनी पड़ेगी तो इसके कितने घंटे होंगे। तो मैंने गूगल करके देखा कि एक सीरियल के कितने हैं, तो एक सीरियल के 2 सीज़न है, उसमें 8 एपिसोड है, एक एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। तो मैं काउंट कर रहा था कि 1, 2, 3, तो मुझे लगा बहुत सारे मित्रों की मदद भी आपने ली होगी, क्योंकि बहुत सारे, इतने सीरियल में इतना कंटेंट है, वो बहुत सारा कंटेंट है। तो मैं उससे फिर दूसरा विचार मेरे मन में आया कि इसका मतलब ये अच्छी बात है कि भारत में इतना सारा कंटेंट बन रहा है। मतलब अगर मैं फिल्मों का काउंट कर रहा था कि कितनी फिल्में बनती है, हमारे फिल्म प्रोड्यूसर संदीप सिंह जी भी यहाँ आए, तो मैं उनको देख ही रहा था कि कितनी फिल्में मुंबई में मतलब प्रोड्यूस होती है। और अब जाके जब से ये सारे नए प्लेटफॉर्म्स आए तो हर भाषा के मतलब, और कितनी भाषाओं में कितने प्रकार के कंटेंट आने के लिए मौका मिला है। और कितने सारे मतलब सुदूर हमारे छत्तीसगढ़ के गांव में भी कोई अच्छा कलाकार जिससे हमारा कभी शायद परिचय नहीं होता, जिसकी प्रतिभा से हम शायद कभी नहीं मिलते हैं, वो भी आज इस नए प्लेटफॉर्म्स जो आए हैं, चाहे यूट्यूब का उल्लेख हुआ, चाहे जिस प्लेटफॉर्म का उल्लेख हुआ, सब के कारण बहुत लोगों को मौका मिला है। और मुझे लगता है भारत तो कला का उत्सव है, तो वास्तव में ये एक बहुत अच्छा मौका हम सब लोगों के लिए आया है। और इसीलिए मैं यही कहूँगा कि इस मौके को हम लोगों को मतलब उस तरीके से नहीं करना चाहिए जैसे मतलब हमारे देश में कुछ लोग हैं जिनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि मतलब कहीं कोई कमियां हो तो इतना ठोको कि वो चीज़ ही बंद हो जाए। जैसे कभी मुंबई की इंडस्ट्रीज बंद हो गई, कभी मतलब कपड़े की मिलें बंद हो गई मुंबई की, कभी कलकत्ता की इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो ये तरीके भी गलत है। मतलब उस तरीके से हमें किसी को भी इतना नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री को, वास्तव में इसको इंडस्ट्री का स्वरूप कुछ दर्जा दिया है सरकार ने, तो वो इंडस्ट्री के दर्जे को डिफाइन भी करना चाहिए, ताकि अच्छे नए लोग जो इधर उधर उनको भटकना ना पड़े कि भाई जैसे आज हम स्टार्टअप के लिए मदद कर रहे हैं, वैसे स्टार्टअप का कोई क्राइटेरिया इस दुनिया में भी आना ज़रूरी है, मनोरंजन की दुनिया में, ताकि उसमें भी नए लोग, उनको किसी के दरवाजे पर खड़े होने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने मन से, क्योंकि कंटेंट में OTT प्लेटफॉर्म्स की एक समस्या ये भी है कि उसमें चूंकि कंटेंट के लिए धन की प्रबंधन वो कर रहे या वो खरीदने वाले हैं, इसलिए उसका भी एक मोनोपोलाइजेशन होता है और उसका भी एक प्रभाव कंटेंट के प्रोडक्शन में हो रहा है। इसलिए इसकी चिंता भी करना ज़रूरी है कि ये दबाव कहाँ से कैसे आते हैं, कैसे निर्माण होते हैं, और कैसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स वो अपने दबाव उस मोनोपोली के कारण तैयार करते हैं। तो वो जो मुक्तता है कि मुक्त रूप से वास्तव में अपनी कलात्मक प्रस्तुति को करना, इसमें भी बाधाएं उत्पन्न होती है। और इसलिए कोई ना कोई ऐसी, जिसको हमने इंडस्ट्रियल स्थान दिया है, इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, तो उसके अनुसार कोई ना कोई ऐसी व्यवस्थाएं निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कलात्मक जो बातें प्रस्तुत हो रही है OTT में, और एक विषय है जिसका उल्लेख होना यहाँ ज़रूरी है, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मतलब कलाकृति बनाई जाती है उसमें कॉपीराइट के बहुत सारे इश्यूज हैं। मतलब वो पूरी की पूरी कलाकृति OTT प्लेटफॉर्म खरीद लेते हैं, बाद में वो कलाकृति निर्माण करने वाले किसी भी लोगों का कोई उस पर अधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है लगभग। तो ये दुनिया भर में आजकल सब जगह शेयरिंग की पद्धति आई है। मुझे लगता है कि अपनी जो भारत में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और जगहों पर ये शेयरिंग होता है, बहुत सारों के गाने लिखने वालों के बहुत सारे कॉपीराइट्स चलते रहते हैं बाद में। तो ये कई सारे विषयों पर भी बात होनी चाहिए। उसके कारण मुझे लगता है कि लोगों के लिए मजबूरी भी नहीं रहेगी, जो ये कंपेल करता हो कि तुम्हें ऐसे ही कंटेंट बनाने पड़ेंगे या इस तरीके की ही बाज़ार की मांग है, ऐसा बोलते हैं, उनके यहाँ लाइन में खड़े होकर वैसा ही कंटेंट बनाने की मजबूरी भी किसी की नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कि किसी को दबाने की ज़रूरत नहीं,
लेकिन रेगुलेशन की ज़रूरत है। और अगर सेल्फ रेगुलेशन से कोई बात नहीं होती है तो निश्चित रूप से रेगुलेशन करना कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। रेगुलेशन कभी एक रेगुलेशन ही होता है, जैसे सेंसर बोर्ड चल ही रहा है इतने सालों से, तो मुझे लगता है रेगुलेशन करने में भी कोई बुराई नहीं है। रेगुलेशन पर भी अच्छे से विचार इस बारे में किया जा सकता है और उस पर भी सोचना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि फिल्म की दृष्टि से एक और बात महत्व की है कि जैसे होता है ना कि लोग क्या चाहते हैं, लोकतंत्र में क्या होता है, लोग क्या चाहते हैं। अगर लोग कोई बात चाहते हैं तो मुझे लगता है किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, वो उसके अनुसार अपनी दिशा बदलते हैं। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है कि ये मनोरंजन के क्षेत्र में भी है। अगर लोग अच्छी फिल्मों को ही ज़्यादा चलाएं और अच्छी बातों को ज़्यादा चलाएं तो उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। जिन फिल्मों का नाम अभी आप ले रहे थे अपने माननीय अनुराग जी, तो वैसे चीज़ें आती है तो बाकी लोग भी उससे प्रोत्साहित होते हैं। देशभक्ति और फिल्में अगर लोग ज़्यादा देखते हैं तो उससे भी लोग प्रोत्साहित होते हैं और अच्छे प्रोडक्शन करने वाले लोग भी कलात्मक दृष्टि से उसके क्षेत्र में आते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये लोक जागृति का भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि लोग क्या चाहते हैं और लोग क्या मांगते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना कि लोग स्कूल में जाते हैं, बोलते हैं ये स्कूल कैसी है, बिल्डिंग कैसी है, और उस स्कूल का अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ा, वो उस पर लोग जाते हैं तो लोग वही करते हैं। अगर लोग जाके कल पूछेंगे कि भाई बच्चों को क्या पढ़ाते हो, कौन से संस्कार देते हो, किस तरीके से आप करते हो, किताब में इतिहास क्या पढ़ाते हो, तो वहाँ वो भी बदलाव हो जाएगा। तो हाउ वी डिमांड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आज के समय में मैं कई बार सोचता हूँ कि बहुत 200-300 साल ऐसे हो गए, शायद हम उतने मजबूत नहीं थे भारत के नाते, एक राष्ट्र के नाते, और दुनिया में भी शायद ऐसी परिस्थिति नहीं रही होगी। तो 200-300 साल ऐसे हुआ है कि जैसी जैसी टेक्नोलॉजीज आती चली गई, लोगों ने अपने जीवन को, अपने कल्चर्स को भी, अपनी परंपराओं को भी उसके अनुसार एडजस्ट कर लिया। ये बात केवल भारत में नहीं हुई, ये बात यूरोप में भी हुई, दुनिया के सब देशों में हुई है। लोगों ने 300-400 सालों में एडजस्टमेंट ही कर लिया, अपने रहने की पद्धति, अपने परिवार की पद्धति, कमाने की, खाने की पद्धति, मतलब बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट करते चले गए मजबूरी में, और फिर मतलब क्रेजीनेस में कि जो टेक्नोलॉजी आ गई वही सरकारों ने ले ली, वही मार्केट ने ले ली, वही मार्केट में आ गई, अब यही चलता है तो यही चलाओ। तो मुझे लगता है कि और ये बात कभी कभी मनोरंजन के बारे में भी लागू हो गई। अरे भाई हम क्या करें, जो आ रहा है वही देख रहे हैं। हम तो ऐसे रामायण आया तो रामायण भी देखते हैं, और इन्होंने जो बड़ी लिस्ट ली है, नाम भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो भी हम आए हैं तो हम देखते हैं। ऐसे भी लोग सोचते हैं। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी ऐसा सोचने की ज़रूरत है कि भाई टेक्नोलॉजी जो आ जाएगी वो हमें थोड़ी ना डिक्टेट करेगी। हम लोग हमें कैसा जीना है, हम अपने धर्म संस्कृति के अनुसार अपने जीवन के लिए, मानव के लिए कैसा अच्छा है, उसके अनुसार हम जीवन की अपनी पद्धति तय करें। बेसिक साइंस तो हमारे पास है ना, हमें जो टेक्नोलॉजी चाहेगी वैसे बन जाएगी, हमारे पास उस तरीके की बातें बन जाएगी, वैसा मनोरंजन भी बन जाएगा, वैसी हर चीज़ बन जाएगी। तो अब मुझे लगता है ये समय है भारत में, और ये काम मुझे लगता है भारत को ही करना पड़ेगा, हम लोगों को ही करना पड़ेगा। और इसीलिए इस दिशा में भी सब लोगों को सोचना चाहिए, और कैसे हम लोगों को कैसा मनोरंजन चाहिए, इस पर भी मूलभूत विचार भी लोगों के सामने आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार भी और जो भी कला जगत के लोग हैं वो भी इस बारे में बहुत संवेदनशील है, वो सब इस पर ज़रूर विचार करेंगे और इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम ये अपेक्षा करें कि कला जगत के लोग, प्लेटफॉर्म्स के लोग अच्छे कंटेंट लेकर आएँ। जैसे कि बहुत सारे कंटेंट अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है, तो अच्छे ज़्यादा लेकर आए, और अगर उस पर ज़रूरत पड़ती है तो सरकार को भी उस पर जो आवश्यक कार्रवाई हो या नए रेगुलेशंस हो, उस पर भी विचार करना चाहिए, ताकि ये हम एश्योर करें, निश्चित करें कि निश्चित रूप से, स्वतंत्र रूप से, हमें ज़बरदस्ती कुछ ना देखना पड़े, स्वतंत्र रूप से अच्छा कंटेंट हम देखें। और बाकी अच्छी बुरी चीज़ें समाज में हर जगह हर समय रहती है,
लेकिन अच्छे का ही बोलबाला होना चाहिए, वही फ्रंट पे रखना चाहिए। लोग मदिरापान तो हर युग में करते होंगे, लेकिन ये मर्यादा तो रखनी पड़ेगी कि कहाँ हमारा मंदिर है, कहाँ हमारी स्कूल है, कहाँ हम घर में बैठते हैं। तो जैसे हर चीज़ हर समय में रही है, लेकिन उसकी जो उसका स्थान है, उसका समय है, उसकी मर्यादा है, इसका भान और ध्यान रखना आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से हमारे बीच में इस चर्चा को और अच्छी दिशा देने की दृष्टि से ये जो अनंत जी का प्रयास है, और वो प्रयास निश्चित रूप से हमारे सबके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये कार्य हाथ में लिया, और आगे भी आप ऐसे कार्यों को हाथ में लेंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते।